नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है फार्मर्स लॉ या फिर फार्म बिल्स, जो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने रिपील किया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे किस किस बारे में, फार्म लॉ क्या है यानी कि फार्म बिल्स क्या है, फार्म बिल्स में गवर्नमेंट ने क्या क्या क्लैरिफिकेशन दिया था अपने तरफ से, और फार्म बिल्स का अपोजिशन क्यों हुआ, और डिमांड्स ऑफ फार्मर्स क्या था, और गवर्नमेंट ने क्यों फार्म बिल्स को रिपील किया। तो ये थे हमारे 3 फार्म बिल्स। इनके नाम क्या थे? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। नंबर 2, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। नंबर 3, द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। तो हम इन तीनों बिल्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे अलग अलग तरीके से। तो चलिए देखते हैं आगे। पहला बिल कौन सा है? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। तो इस बिल में क्या है? ये बिल अलाउ करता है फ्री इंट्रा स्टेट, यानी स्टेट में एक ज़िला से दूसरे ज़िला में, या फिर इंटर स्टेट यानी दोनों स्टेट के बीच में, अगर कोई फार्मर वेस्ट बंगाल में अपना फसल बेचना नहीं चाहे तो वो यूपी में जाकर बेच सकता है, या फिर वेस्ट बंगाल के कोई डिस्ट्रिक्ट के एपीएमसी में अगर बेचना नहीं चाहता तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है। एपीएमसी यानी जो मंडी होते हैं फार्मर्स के, जहाँ पर जाके वो अपना अनाज बेचते हैं। नंबर 2 क्या था? The farmers and traders will enjoy freedom of choice of sale and purchase of agri products। यानी जो फार्मर्स है, किसान है, और जो ट्रेडर्स है, वो दोनों ही सेल और परचेस जो होगा एग्री प्रोडक्ट्स का, उसमें फ्रीडम एंजॉय करेंगे। नंबर 2, फार्मर्स विल नॉट बी चार्ज एनी सेस, यानी फार्मर्स के ऊपर कोई सेस नहीं लगेगा और लेवी भी नहीं होगा उनके जो प्रोड्यूस सेल होगा उसके ऊपर, और कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, यहीं पर है सवाल उठता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसे नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई फार्मर एक ज़िला से दूसरी ज़िला पर जाएगा बेचने, तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या फिर स्टोरेज कॉस्ट, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसका स्टोरेज कॉस्ट कौन देगा, इस बारे में क्लैरिफाई नहीं हुआ था। आगे देखिए, ये बिल एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म भी इंश्योर करता है। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं ई नाम के बारे में, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग हो सकता है। इसके साथ साथ फार्मर्स मंडीज़ के साथ साथ फार्म गेट, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज में भी अपना अनाज बेच सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? फार्मर्स डायरेक्टली अपने आप को मार्केटिंग में एंगेज कर सकते हैं, इंटरमीडिएट्स जो यानी कि मिडिल मैन है उनको हटाकर, और अपने प्राइस का फुल रियलाइजेशन कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन किया आया था गवर्नमेंट की तरफ से, एक कि प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी विल कंटिन्यू, यानी एमएसपी कंटिन्यू होगा जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मंडीज़ विल नॉट स्टॉप फंक्शनिंग, जो मंडीज़ है जहाँ पर किसान अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं एपीएमसी, वो बंद नहीं होंगे। इस न्यू सिस्टम में फार्मर्स का पास ऑप्शन होगा कि वो अपना अनाज कहाँ पर बेचे, मंडीज़ में या फिर कहीं और। तो दोस्तों, ये बात फार्मर्स को पसंद नहीं आया था, तो फार्मर्स ने सोचा कि एमएसपी कंटिन्यू नहीं होगा, और एमएसपी कंटिन्यू नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, उसके बाद मंडीज़ भी बंद हो जाएंगे। इसका और भी प्रॉब्लम्स आएगा, जो एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, उनका काम चला जाएगा। और नंबर 3 क्लैरिफिकेशन क्या आया था? ई नाम ट्रेडिंग सिस्टम भी कंटिन्यू होगा मंडी में। अब सेकेंड बिल देखते हैं। ये सेकेंड बिल जो है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ये बेसिकली किसके ऊपर है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर है। ये फार्मर को एम्पावर करेगा,
जो प्रोसेसर से, होलसेलर से, लार्ज रिटेलर से या फिर एक्सपोर्टर से, उनके साथ फार्मर्स को एंगेज होने में एम्पावर करेगा। और फार्मर्स जब क्रॉप सो करेंगे उससे पहले ही प्राइस एश्योरेंस मिल जाएगा, यानी एक कंपनी आएगा, उसके साथ फार्मर का पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद फार्मर पैसे लेकर अपना फसल उगाएगा और उस कंपनी को बेच देगा। तो ये होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट ने क्या कहा, इससे जो रिस्क होगा, मार्केट की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, यानी अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया तो अनाज का दाम गिर जाएगा या फिर राइज हो जाएगा, ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो क्या होगा, वो फार्मर्स से स्पॉन्सर्स में शिफ्ट हो जाएगा। स्पॉन्सर यानी जो बड़ी कंपनियां आएंगी, रिटेलर्स आएंगे, एक्सपोर्टर्स आएंगे, तो ये फार्मर्स को शील्ड कर देंगे किससे, राइज एंड फॉल ऑफ द मार्केट प्राइसेस से। और क्या होगा, ये रिड्यूस ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग एंड इम्प्रूव द इनकम ऑफ फार्मर्स। ये मार्केटिंग का जो कॉस्ट होगा, फार्मर्स को जो मार्केटिंग का कॉस्ट आता है उसका भी रिडक्शन हो जाएगा। और फार्मर्स को क्या होगा, फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सीड या फिर अलग इनपुट मिलेगा, क्योंकि कंपनी तब फार्मर्स को ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आगे देखते चलिए, गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया था, ये फार्मर्स के पास फुल पावर होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर सके एक प्राइस में, और वो पेमेंट 3 दिन में पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जो फार्मर्स है वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वो क्या इतने बड़े बड़े कंपनियों के साथ, जो कि एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं, उनके साथ बार्गेनिंग कर सकेंगे? आप लोग रियलिटी जानते हैं, इसी वजह से ये कृषक आंदोलन हुआ था। और 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगा, इन्हीं के एफपीओस। ये सब स्मॉल फार्मर्स को ये प्राइस के लिए हेल्प करेंगे, प्राइस कितना होगा ये जानने के लिए हेल्प करेंगे, डिसाइड करने के लिए। तो आगे देखते चलिए, जब फार्मर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, फार्मर्स को वो जो ट्रेडर्स है उनको खोजना नहीं पड़ेगा, वो कंज्यूमर जो है वो खुद ही डायरेक्टली फार्म से अपना प्रोडक्ट ले जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है या वायलेट होता है, तो कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लोकली ये डिस्प्यूट ट्रेस हो जाएगा। तो आप लोग को जानते ही है, तो फार्मर्स अगर कोर्ट में नहीं जा सकते और अगर लोकली होगा तो वो बायस्ड होगा, किसके तरफ, ट्रेडर्स की तरफ या फिर स्पॉन्सर की तरफ या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो फार्मर्स को उतना फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ये भी एक कारण है कृषक आंदोलन का। थर्ड बिल क्या था, एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कब आया था, 1955 में, जब सीरियल्स यानी चावल, गेहूँ, पोटैटोज़, ऑनियंस, इन सब को एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर लाया गया था, क्योंकि ये एसेंशियल है तो इसको एक मात्रा के ज़्यादा पर आप स्टोरेज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे सप्लाई कम हो जाएगा और उनका दाम बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने 1955 में ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था, इसको भी अमेंड कर दिया गया। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया इन सब चीज़ों पर से, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को रिमूव कर दिया इन सब एसेंशियल चीज़ों के ऊपर से। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का कहना है प्राइवेट सेक्टर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा, कोल्ड स्टोरेज और मॉडर्नाइजेशन ऑफ सप्लाई ऑफ फूड चेन भी इंक्रीज़ होगा। यानी फार्मर्स के पास कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो अगर बाहर की कंपनियां आएंगी तो उनके पास कोल्ड स्टोरेज होगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो प्राइस कम होगा। ये था गवर्नमेंट का लॉजिक। इसमें यह भी कहा गया था, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन आता है जैसे कि वार, फैमिन, नेचुरल कैलेमिटी, तो इन सब फूड स्टॉप्स पर फिर से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स लागू हो जाएगा। आगे देखते चलिए, फार्म बिल्स का अपोजिशन क्यों हुआ। जो 12 दल थे, 12 राजनीतिक दल, उन्होंने ये अपोजिशन क्यों किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर जो है वो अभी स्टेट लिस्ट में है, वो कहाँ चला जाएगा, यूनियन लिस्ट में। इसके बाद का पॉइंट क्या था कि गवर्नमेंट फार्मर्स को कैसे हेल्प करेगा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वायलेट होता है, उसका भी बिल में कोई मेंशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है जैसे होता है कि फार्मर्स बहुत ही गरीब होते हैं, उनका खेती बाड़ी ही सब कुछ है, तो अगर उनके पास से
ये हक छीना जाएगा तो वो कहाँ पर जाएंगे, उनके पास तो कोर्ट में जाने का भी क्षमता नहीं होगा। और लोकली जो हमारा रिड्रेसल होगा वो बायस्ड ही होगा। और क्या पॉइंट था, जो कि सीरियल से पोटैटोज़ है, पल्सेस, ऑनियंस, ये सब कुछ हमारे एसेंशियल है, लेकिन वो एसेंशियल नहीं रहेंगे, इस बात की भी विरोधिता की गई थी। और क्या है, जो स्पॉन्सर आएंगे वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देंगे। हमारे देश में लगभग 80% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स रहते हैं, तो मेजॉरिटी फार्मर्स वही है, लेस देन 2 हेक्टर्स, जिनके पास ज़मीन है। और क्या है, और अभी मैंने जो पॉइंट बताया, स्पॉन्सर्स जो है वो एडवांटेज लेंगे इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब अगर वायलेट होता है, कि अगर मान लो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स के अमेंडमेंट के थ्रू कंपनी ने एक साल में बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर लिया है, तो अगले साल वो फार्मर्स के पास कम दाम में कॉन्ट्रैक्ट लेके जाएगा। मान लो 1600 रुपये प्रति टन के मान लो ऐसे दाम में लेके जाएगा। तो पहली बार मान लो 2200 था, अब की बार 1600 है। अगर फार्मर को बेचना है तो इसी दाम में बेचना होगा, अगर नहीं तो वो फार्मर से नहीं खरीदेंगे, वो कहेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी स्टोरेज है तो हम आपसे नहीं खरीदेंगे। तब फार्मर कहा जाएगा, क्योंकि मंडी भी तब तक बंद हो चुका होगा। इसी बात को लेकर किसान आंदोलन होता रहता है। अब फार्मर्स की डिमांड क्या है, फार्मर्स का डिमांड है, जो मेन डिमांड है वो है एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए और प्राइस गिर जाए तो मिनिमम कितना प्राइस मिलना चाहिए सब फार्मर्स को, उसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, जिसका कोई गारंटी नहीं है इस लॉ में। तो फार्मर्स का डिमांड था कि गारंटी चाहिए रेटिंग में, ताकि उसका अगर वायलेशन हो तो कोर्ट में जा सके। और एमएसपी क्या एश्योर करता है, ये फिक्स प्राइस एश्योर करता है, जो कि फार्मर्स का प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे ज़्यादा। एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, यूनियन बजट 2018-19 में जब अरुण जेटली हुआ करते थे फिनेंस मिनिस्टर, तब एमएसपी को कहाँ पर रखा गया था, 1.5 टाइम्स, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा रखा गया था प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा। आगे देखते चलिए। तो इसी बात को लेकर फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, 1 साल तक ये प्रोटेस्ट चला। 5 मार्च 2021 के हिसाब से अब तक 248 फार्मर्स का डेथ हो चुका है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बताया है कि 10 जुलाई तक 537 मौत हो चुका है इस प्रोटेस्ट को लेकर। और बीकेयू लीडर राकेश टिकाइट ये बयान दिया है कि 750 प्रोटेस्टर मर चुके हैं। तो फार्मर आंदोलन बहुत ही भयानक रूप ले रहा था, लोग मर रहे थे, रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो एक नेशनल इशू और इंटरनेशनल इशू भी बन चुका था। तो इसी वजह से पीएम मोदी ने 19 नवंबर को ये डिक्लेयर किया कि वो जो 3 कृषि आइन है उसको वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा मेसावी फार्मर्स जो कि आंदोलनकारी है, उनको वो गुरु पर्व यानी गुरु नानक के जन्मदिन पर ये कहते हैं कि वो फार्म लॉ को वापस ले रहे हैं। अब किसी भाई अपने घर लौट जाए, अपने खेतों में जाकर अपने फैमिली के साथ काम करे और अपनी फैमिली को खुश रखे। और ये स्मॉल फार्मर्स के लिए एक स्कीम भी लेकर आएंगे। इसकी भी घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो दोस्तों, यही था टोटल फार्म्स लॉ के बारे में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी आप लोगों को सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही रोज़ मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे जीके पर, करंट अफेयर्स पर, जनरल नॉलेज, जनरल सब साइंस पर, या फिर जनरल स्टडीज़ बोलिए, मैथ शॉर्ट ट्रिक्स हमारा बहुत बढ़िया है। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।